स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज मैं इतिहास का वो सच को जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, या जो जानते हैं वो इस सब को निगलेक्ट कर देते हैं। तो आज भी हम जानेंगे इतिहास का काला सच, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से मैं एक सीरीज लाया था स्लेवरी के ऊपर, तो आज भी वही स्लेवरी का पार्ट मैं कंटिन्यू रखता हूँ। आज मैं आपको ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में बताऊंगा। ऐसा तो पहला पार्ट में मैंने बताया था स्लेवरी हर दौर में किस किस टाइप, एंशियंट दौर में, मिडिवल दौर में किस टाइप का होता था। आज मैं अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में बताऊंगा। माना जाता है कि स्लेवरी का सबसे बदतरीन दौर, सबसे खराब दौर अटलांटिक स्लेव ट्रेड को ही माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है वो सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप लोग को अच्छा खासा नॉलेज गेन हो सके। देखिए, स्लेवरी ऐसा नहीं है कि ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड यानी कि अटलांटिक ओशन में जो स्लेव ट्रेड होता था, स्लेव का एक्सचेंज, खरीदना और यूरोप में डंप कर देना, अमेरिका में डंप कर देना, तो ये स्लेव ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियन लोग ने शुरू किया। ये हमेशा से सोसाइटी में एक अभिशाप बन के रहा है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। जब इंसान सोसाइटी में रहता था, जब सिविलाइजेशन बना और जब पावरफुल लोग बने, तो इससे पहला पार्ट आप अगर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया किस तरीके से शुरुआत हुआ स्लेवरी का। तो ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियन लोग ने शुरू किया, ये हमें बहुत सालों से एग्जिस्टेंस रहा ह्यूमन सोसाइटी में। लेकिन ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो है ये यूनिक है। ये यूनिक क्यों है? पहले क्या था, कोई भी आदमी कहीं पर अटैक करता था, वहाँ का आदमी गुलाम बना लेता था या अपने ही लोगों को गुलाम बना लेता था। तो इस टाइप का कुछ गुलामी हमें देखने को मिलता था। लेकिन ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ऐसा स्लेव ट्रेड था जिसने पूरा तरीका से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, अफ्रीकन नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। कैसे करके बर्बाद किया, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 15वीं सेंचुरी में अफ्रीका बहुत दिन तक, ऐसा नहीं कि अफ्रीका यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं था। रोमन एम्पायर के टाइम में अफ्रीका में भी रोमन एम्पायर लोग का बहुत हुकूमत था, लेकिन कुछ दिन बाद उतना इंटीरियर पार्ट में भी कभी भी यूरोपियन लोग अफ्रीका का नहीं आए। फिर जब यूरोप में रोमन एम्पायर का खात्मा हो गया था, तो यूरोपियन लोग आपस ही में लड़ झगड़ रहे थे। और आपको पता ही है, मिडिल एज जो दौर गुजरा था उसे डार्क एज कहा जाता था यूरोपियन लोग के द्वारा। क्यों डार्क एज कहा था? क्योंकि उस टाइम कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस दौर में जो डार्क एज था, मिडिल एज था, उसमें यूरोपियन लोग आपस ही में लड़ के मर रहे थे। तो उन लोगों का अफ्रीका से बहुत दिन से लिंक खत्म हो गया। तो फिर जब 15वीं सेंचुरी में अफ्रीकन लोग से यूरोपियन लोग का लिंक चालू हुआ, और ये यूनिक रिलेशनशिप था यूरोपियन लोग का आपका जाकर अफ्रीकन लोग के साथ। क्योंकि ये जो लिंक जो बना, रिलेशनशिप जो बना यूरोपियन और अफ्रीकन लोग का, इसने पूरा तरीका से अफ्रीकन नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ नस्ल को नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी बर्बाद कर दिया। देखिए, पहले दौर में यूरोपियन लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे को ही गुलाम बनाते थे। लेकिन जब रेनेसा का दौर आया, जब लोग जागरूक हुए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब यूरोप में आया, ऐसा शिप बनने लगा जो बहुत दूर तक सफर कर सकता था। तो यूरोप में जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, जब उन लोग सब एक ह्यूमन, अपना जिसको रहता है ह्यूमन राइट्स के बारे में जानने लगे, तो कोई किसी को अब गुलाम नहीं बना रहा। मतलब यूरोपियन लोग, पहले यूरोपियन लोग आपस में एक दूसरे गुलाम बनाते थे, अब यूरोपियन लोग क्या किए, दूसरा जगह जाकर, दूसरा कॉन्टिनेंट में जाकर गुलाम लोग को खरीदना शुरू कर दिया। और फिर ये तेजी तब बढ़ा जब ये अमेरिका का डिस्कवर हो गया। जब अमेरिका डिस्कवर होने के बाद यूरोपियन लोग को ज्यादा से ज्यादा गुलाम का जरूरत पड़ने लगा। 15वीं सेंचुरी से ये स्टार्ट हो जाता है आपका जगह ये स्लेव ट्रेड, अटलांटिक स्लेव ट्रेड। और ये माना जाता है 16वीं सेंचुरी में लिस्बन, जो पुर्तगाल का कैपिटल है, माना जाता है ये 10% आबादी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन डिसेंट लोग का था। मतलब 16वीं सेंचुरी में ऐसा माहौल बन चुका था, गुलाम लोगों का तादाद इतना हो चुका था कि लिस्बन का जो आबादी, उसका 10% सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन गुलामों का था। और ज्यादातर ये अफ्रीकन स्लेव कहाँ से उठाया जाता था? सहारा से, फिर वो यूरोप में लाया जाता था। देखिए, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, इसको शुरुआत पुर्तगाल लोग ने किया। इसका शुरुआत पुर्तगाल लोग ने 15वीं सेंचुरी में किया। पहले क्या था, सबसे पहला आपका जाकर सी वोयाजेस किसने किया था? पुर्तगाल लोग ने किया था। उसी तरीके से पुर्तगाल लोग ही पहला वो यूरोपियन पावर था जिसने क्या किया, मतलब अफ्रीका से लिंक को स्थापना किया। पहले तो इन लोग जाते थे बिजनेस करने के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो खासकर कोस्टल लाइन पे, इंटीरियर का बात नहीं करो, कोस्टल लाइन पे अफ्रीका का जो कोस्टल लाइन है, वहीं पर शुरुआत में इन लोग जाके, पुर्तगाल लोग, शुरुआत तो पुर्तगाल लोग ने किया, फिर बाद में बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज गए, तो उन लोग जाकर वहां पर बिजनेस करते थे कोस्टल लाइन पे, जो भी किंगडम होता था उन लोग से। और लेकिन इन लोग इतना बदमाश थे, आपका जाकर बिजनेस करने के दौरान लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें किडनैप भी कर लिया था। तो पुर्तगाल लोग ने सबसे पहला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्या किया, गुलाम लोग को अगवा करना शुरू कर दिया। उधर के नॉर्मल जो पीपल है उन लोग को अगवा करना शुरू कर दिया। और यहाँ से समझ लीजिए गुलामी का शुरुआत हो जाता है। गुलाम लोगों को कैप्चर करने की शुरुआत यूरोपियन लोग ने कर दिया। यूरोपियन लोगों में किसने किया? पुर्तगाल लोग ने 15वीं सेंचुरी में। और फिर अगस्त 1508 में किंग चार्ल्स I
उसने एक एडिक्ट पास किया। ये स्पेन का राजा था, इसने स्पेनिश ट्रेडर लोग को इजाजत दे दिया कि आप अफ्रीका में जाइए और डायरेक्ट गुलाम लोगों को पकड़िए और अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो जब ये एडिक्ट पास हो गया तो ज्यादा से ज्यादा स्पेन के लोगों को अथॉरिटी मिल गया था। अब उन लोग ज्यादा से ज्यादा गुलाम को पकड़कर उसका बिजनेस करना शुरू कर दिए। देखिए, सबसे पहले गुलाम अमेरिका में गया 1503 में, जब स्पेनिश लोगों ने अफ्रीकन स्लेव्स को, ये स्लेव्स पहले यूरोप में, पहले क्या करता था जब अमेरिका खुदाई नहीं हुआ था तो उस टाइम यूरोप में क्या करता था, आपको जाकर यूरोपियन जो ट्रेडर थे, मर्चेंट, उन लोग क्या करते थे, अफ्रीकन गुलाम खरीदते थे या पकड़ते थे, तो यूरोप में काम करवाते थे। फिर जब अमेरिका का खुदाई हो गया तो फिर उन लोग को क्या कर देते थे, अमेरिका में ट्रांसफर कर देते थे यूरोप में। तो सबसे पहला यूरोप से अमेरिका में जाने वाला गुलाम का दस्ता जो था 1503 में एक गुलाम का दस्ता गया। फिर 1508 में पहला बार जो कैप्टिव्स थे, यानी कि जो अफ्रीकन लोगों को जो पकड़कर डायरेक्ट अफ्रीका से अमेरिका भेज दिया। पहले यूरोप से अमेरिका जाता था, फिर बाद में डायरेक्ट अफ्रीका से अमेरिका में पहुंचाना शुरू कर दिया गया पकड़े हुए गुलाम लोगों को। ज्यादातर जो अफ्रीकन कैप्टिव्स थे इन लोग को एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्ट अफ्रीका का कोस्ट से, सीनेगल, अंगोला, मॉडर्न बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, ये सब कुछ जगह जहाँ से ज्यादा लोगों को गुलाम पकड़ा जाता था और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। देखिए, डेटाबेस के हिसाब से कितने लोगों को अफ्रीका से स्लेव बनाकर पूरे दुनिया में बेचा गया है, खासकर अमेरिका में लेके गया, इसका तो कोई डेटाबेस पे हिस्टोरियन लोग का डिबेट है। लेकिन माना जाता है 1990 में एक आपका जाकर डेटाबेस को कंपाइल किया गया जिसमें बताया गया था 11 मिलियन पीपल्स को, 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को अफ्रीका से अमेरिका या यूरोप में ले जाया गया था, जिसमें से 9.6 मिलियन ही बच सके थे। क्योंकि अटलांटिक स्लेव ट्रेड का भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ट्रायंगल भी बताऊंगा, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड को ट्रायंगल ट्रेड भी कहा जाता था, वो सब भी बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ 9.6 मिलियन लोग ही सरवाइव कर सके, बाकी लोग सफर के दौरान ही मारे गए, क्योंकि उस टाइम कंडीशन बहुत इनह्यूमन कंडीशन था और लंबा जर्नी के दौरान भी अफ्रीकन लोग मारे जाते थे। तो 11 मिलियन है, कहीं पर 25 मिलियन भी बोला जाता है कि इतना लोगों को अफ्रीका से यूरोप में ले जाया गया, अमेरिका में लाया, जिससे क्या हुआ, जो अफ्रीका का आबादी था उस पर ड्रास्टिकली चेंजेस आया और गिरावट देखने को मिली, जिससे अफ्रीका का डेवलपमेंट पूरा तरीका से खत्म हो गया और रुक सा गया। और आज भी देखिए अफ्रीका कहीं ना कहीं पीछे है। तो हम लोग आते हैं उसके ट्रेडिंग कैसा करके होता था, गुलामों कैसे करके पकड़ कर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो मैंने बता दिया जैसे कि शुरुआत में कि पुर्तगाल लोग ने सबसे पहले शुरुआत किया किडनैप करके। फिर इसमें क्या होता था, सिर्फ गुलाम लोग को जाइएगा गुलाम मिल जाएगा ऐसा नहीं है। गुलाम को लोगों को जब पहले क्या करते थे, अफ्रीकन लोगों को ही गुलाम क्यों बनाया गया, इसका कारण एक ये भी है कि अफ्रीकन नाम का सेंस कोई भी नहीं था। एक होता ना नेशनलिटी, अफ्रीकन नेशनलिटी बोल के कुछ था नहीं, आपस में ट्राइब लड़ते थे और आज भी अफ्रीकन ट्राइब लोग का लड़ाई आपस में बहुत ज्यादा। एक फिल्म है आप देख सकते हैं, उसके नाम है होटल ऑफ रवांडा, उसमें दिखाया दोनों ही ब्लैक पीपल है, दोनों ही अफ्रीकन कंट्री है, एक ही अफ्रीकन कंट्री है, लोग दोनों एक ही जैसा दिखने में, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई खून का होली चलता है। तो मेरा बोलने मतलब ये अफ्रीकन लोग में आज जब इतना लड़ाई एक दूसरे को देख नहीं सकते तो उस दौर में तो और भी ज्यादा लड़ाई था। आज जब इतना सोशल नेटवर्किंग होकर सब कुछ हिस्ट्री पता है कि हम लोगों का शोषण किया, फिर भी आज अफ्रीकन लोग लड़ते हैं, तो उस दौर में तो क्या ही बात था। तो यूरोपियन बहुत चालाक थे, उन लोग एक ग्रुप को हथियार देकर मजबूत करते थे, एक ट्राइब को मजबूत करते थे पैसा देकर, और दूसरा ट्राइब को बोलते थे कि अब तुम उसको हराओ। वो ट्राइब क्या करता था, जिसको हथियार मिलता था वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मदद से वो अपना अपोनेंट पार्टी को हरा देता था, और उसी का जो वॉर प्रिजनर होता था उसी को क्या करता था, बेच देता था यूरोपियन लोगों को। और यूरोपियन लोग क्या करते, उसका बदली गुड्स बेचते थे और बहुत कुछ देते थे, गुड्स, हथियार, सामान। तो क्या करते थे, आपका जाकर यूरोपियन लोग हथियार देते थे, अच्छा आपका जाकर लग्जरियस आइटम देते थे, और उसका बदली क्या करते थे, गुलाम लेते थे, किससे, अफ्रीकन लोगों से। और इस ट्रेड में आपका जाकर ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ये लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। और ये जो आपका जाकर गुड्स का और स्लेव का जो एक्सचेंज था, ये अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप तीनों जगह से होकर गुजरता था। तो ये तीन जो एरिया है ये एक तरह का ट्रायंगल बनाता है, तो इसे कहा जाता है अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल शेप में बनाता है ये ट्रेड। देखिए कारण क्या था अटलांटिक स्लेव ट्रेड का, कुछ कारण इधर बताया गया है। देखिए सबसे पहला ये था कि ये अटलांटिक स्लेव ट्रेड में लोगों का खरीदना बेचना शुरू हो गया। लोग सामान के बदली, एक इंसान दूसरा इंसान को बेचता था एक सामान के बदली। सोचिए ऐसा दौर आ गया था, लोगों का कीमत एक सामान से भी गिरा हुआ था। यूरोपियन लोगों को चीप लेबर का जरूरत था, क्योंकि उस टाइम मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा था, अमेरिका खुजाई हुआ था, उन लोगों को प्लांटेशन में जरूरत था, तो लेबर वर्क फोर्स बहुत जरूरत था अमेरिका में। जब अमेरिका खुजाया गया और अमेरिका में बड़ा बड़ा प्लांटेशन बना, जो बड़ा बड़ा प्लांटेशन, जो मर्चेंट, जो आपके फार्मर थे, तो यूरोप से जो लोग बहुत को जाकर अमेरिका को बसाए, जो अमीर बने, तो उन लोग का बड़ा बड़ा खेत था, तो खेत में खेती करने के लिए तो आदमी का जरूरत होगा ना। तो वो जो इतना बड़ा बड़ा जो रिच प्लांटर थे, तो उन लोग
को सस्ता लेबर का जरूरत है ताकि उन लोगों का बड़ा बड़ा खेत को जोत सके, बड़ा बड़ा खेत में दिन भर काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके और वो अनाज को बेचकर मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके। और खासकर शुगर का प्रोडक्शन के लिए, टोबैको के लिए, कॉटन के लिए, ये सब के लिए अटलांटिक स्लेव ट्रेड का जरूरत है, क्योंकि खाने का सामान नहीं, ये ज्यादातर अमेरिका में कैश क्रॉप उगाया जाता, तो इसके लिए आप सस्ता लेबर का बहुत जरूरत था, तो लोगों को भर भर के अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था। देखिए कुछ अफ्रीकन किंगडम थे, उन लोग खुद अपने ही देश के लोगों को या अपना ओपोनेंट के लोगों को जिनसे उनको लगता था खतरा है, उनको पकड़कर यूरोपियन लोग को बेच देते थे। इसमें से किंगडम ऑफ दाहोमी है, क्वीन, जिंगा, डोंगो है, ये लोग इन्वॉल्व थे यूरोपियन स्लेव ट्रेड में, मतलब अटलांटिक स्लेव ट्रेड में थे। इन लोग क्या करते, ये जो किंगडम था, दाहोमी, क्वीन, जिंगा, डोंगो, इन लोग क्या करते थे, अपना फेलो अफ्रीकन लोग को पकड़ते थे और यूरोपियन ट्रेडर्स लोग को बेच दिया करते थे। मैंने भी बताया ना, यूरोपियन लोग बहुत चालाक है, वो लोग आपस में लोगों को लड़ाते हैं, तो ये लोग लड़ते थे, एक ग्रुप को पैसा देकर, सामान देकर, हथियार देकर मजबूत कर, दूसरा वही अपने ही भाई को पकड़कर यूरोपियन लोग को बेच देता था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट तो था ही इसमें, बहुत जो यूरोप का जो प्लांटर्स थे उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत था और इसमें अफ्रीकन लोगों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता जो गुलाम पकड़ के देता था। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, शिप का जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो अब ज्यादा यूरोपियन लोग दूर तक सफर कर सकते थे, ज्यादा स्लेव को शिप में बैठाकर दूर दूर तक उन लोग को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तो अब क्या हो गया, आसानी से स्लेव को पकड़कर ट्रांसपोर्ट करने का धंधा शुरू हो गया। तो इससे भी क्या हुआ कि अब जब लंबा दूरी तय करने का जब शिप बन चुका है और ज्यादा कैपेसिटी का बड़ा शिप बन चुका है और सुइटेबल शिप हो चुका है, तो अब गुलाम को पकड़ के महीना, 4 महीना, 5 महीना लगे, कोई दिक्कत नहीं, उसे भरकर दुनिया के किसी भी कोना पे उन लोग को ट्रांसफर कर दो। खासकर ये जो ट्रेड होता है, ये तो अटलांटिक स्लेव ट्रेड अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका का बीच में ही घूमता था। तो मिडिल पैसेज में ही सबसे ज्यादा लोगों का जान जाता था। सबसे पहले लोगों को अफ्रीका से पकड़ा जाता था, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था अमेरिका में। ये जो सफर जब होता था, ये सफर का दौरान में एक छोटा सा नीचे शिप था और एक बेन हुर नाम का फिल्म है, वो अगर आप देखे होंगे तो उसमें दिखाया है किस तरीके से स्लेव लोग को ट्रांसपोर्ट किया था। नीचे के एकदम नीचे जो डॉक होता है वहां पर लोग गुलाम लोगों भर जाता, गुलामी लोग शिप चलाते थे, क्योंकि उस टाइम तो मशीन निकला नहीं था, तो मशीन के थ्रू शिप चलेगा, तो लोग ही दो तरफ लोग बैठ जाते थे और लोगों को हाथ में जंजीर बांध दिया जाता था और एक सेकंड के लिए भी लोगों को मतलब आराम का मौका नहीं मिलता। उधर एक जल्लाद रहता था जो घोड़ा लेकर आता, जो जरा से भी थकता था उसे मारता था, उधर ही पर लोग मर जाते थे, उधर ही पर पेशाब, पैखाना, टॉयलेट, बाथरूम सब वहीं पर करना पड़ा। 3 महीना 4 महीना का सफर होता था अफ्रीका से यूरोप, तो बहुत सारा बीमारी ही वहाँ पर बढ़ जाता था, तो लोग बहुत सारे अफ्रीकन लोग वो सफर का दौरान ही मर जाते थे, क्योंकि कार्गो इतना पैक था कि सांस लेने का जगह नहीं था, बोला जाता है। वो जो मोर्टेलिटी रेट, मरने का रेट बहुत ज्यादा था अफ्रीकन लोगों को बीच में, और सही से उन लोगों को खाना नहीं मिलता था, उन लोग को बहुत तरह का यातनाएं दिए जाते थे, जिसकी वजह से उन लोग को अमेरिका पहुंचने से पहले ही उन लोग का रास्ता में ही डेड हो जाता था और रास्ता में क्या किया था, समुद्र में ही उन लोग का डेड बॉडी को फेंक दिया जाता था। और ये मिडिल पैसेज या में सफर का दौरान 3 से 4 महीना लगता था अटलांटिक ओशन को पार करने में। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा था, फिर जो शिप का कैप्टन उसने कौन सा रूट लिया है, तो ये सब से भी क्या होता था, ड्यूरेशन बढ़ भी जाता था। और जो शिप का नीचे डॉक में जो उन लोग को बैठाया जाता था, उन लोग को तो एक तो सांस लेने जगह नहीं, ना उन्हें सूरज का रोशनी देखने को। 3 से 4 महीना उन लोग समझ लिए काल कोठरी में रहते थे, उन लोग कोई भी रोशनी देखने को नहीं मिलता था और इतना पैक होता था कि सांस लेने का तो जगह था ही नहीं। साथ ही साथ क्रू मेंबर उन लोग को कोड़ा से मारते रहते थे, जरा से भी उन लोग को रेस्ट नहीं लेने देते थे और उन लोग को हाथ में एक दूसरा से चेन बंधा हुआ था कि कोई भाग ना सके, जबकि समुद्र में कौन भागेगा, फिर भी उन लोग एक दूसरा को चेन बांध के रखते थे क्योंकि हो सकते विद्रोह ना करते। देखिए स्लेव ट्रेड जब होता था तो स्लेव लोग, अटलांटिक स्लेव ट्रेड में स्लेव लोग का हालात बहुत बदतर था, बहुत कंडीशन खराब था, उन लोग का बयां करना बहुत मुश्किल है। देखिए क्या करता था, जब अफ्रीकन लोगों को यूरोपियन ट्रेडर्स लोग खरीदे अफ्रीकन कोस्ट से, फिर उसे अमेरिका का बाजार में लाके बेच देते थे, ऑक्शन होता था और उधर को जो प्लांटर्स थे, जो बड़ा बड़ा प्लांटर्स थे आपको जाकर अमेरिका का, वो आते थे और खरीदते थे और पहले आपको डील हो नहीं हो, आपको मजबूरी में आपको जाकर वो प्लांटेशन में काम करना पड़ेगा। और एक मूवी बहुत अच्छा है, आप वो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा किस तरीका से अमेरिका में स्लेवरी होता था। मूवी तो बहुत सारा है लेकिन मेरे दिमाग में जो ऑस्कर विनिंग भी अवार्ड है मिला है उसे, और एक नॉवेल के ऊपर है 12 Years of a Slave, तो ये मूवी भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरीका से इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था स्लेव्स लोग के साथ। एक माँ को बच्चा से अलग कर दिया था और जो प्रेग्नेंट ऑर्डर होती है उसे ज्यादा दाम पे बिक्री किया जाता था और लड़की लोगों को ज्यादा आपका डिमांड होता था। और समझ लीजिए कि 24 घंटे में ज्यादातर घंटा आपका जाकर खेत में काम करना पड़ता था, कोई आपका घर नहीं था, एक छोटा सा रूम में आपको सबको ठूस के रखा दिया था, सही से खाना नहीं दिया जाता था, सही से रहने का जगह नहीं था, ना कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको मिलता था। उल्टा अगर वो कोई गलती करते उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी दिया जाता था, जिसमें कोड़ा मारना और लोहा जलाकर बदन में, जिसको बोला जाता है ना, बदन पे आपका जगह लोहा को जलाकर बदन टच कर देते थे, उससे क्या होता बदन का गोश्त जल जाता था, चमड़ा जल जाता था। तो बहुत इनह्यूमन कंडीशन था और यूरोपियन लोग बहुत ज्यादा सख्ती करते थे अफ्रीकन स्लेव लोग के ऊपर और उन लोगों का कोई कॉमन राइट नहीं था, ना कोई राइट था, ना कोई उन लोग का ओनर से बचने के लिए उन लोगों के पास कोई ऐसा संस्था
संस्था था जहाँ पर वो जाएंगे और अपना फरियाद रखेंगे तो उन लोगों को कोई बात सुनेगा। देखिए अभी रूट बताता हूँ, अटलांटिक स्लेव ट्रेड का रूट क्या था। अटलांटिक स्लेव ट्रेड ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम था जो कनेक्ट किया हुआ था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को। ऐसा नहीं कि इन लोगों के बीच में कोई बाउंड्री बना हुआ था, मतलब कि ये ट्रेड का जो रूट है ये ट्रायंगल बनाता था। देखिए ट्रेड कैसा था बताता हूँ। यूरोपियन लोग अफ्रीका में आए, सामान लेकर आए यूरोप से, क्या फायर आर्म्स, टेक्सटाइल ये सब लेकर दिए और उसका बदले गुलाम लिए और गुलाम को पहुंचा दिए अमेरिका। अमेरिका में उन लोग को ऑक्शन लगा, प्लांटर्स लोग ने खरीद लिया। फिर प्लांटर्स लोग से क्या क्या खरीद लेते थे, शुगर, टोबैको, कॉटन, ये सब कच्चा जो मटेरियल था, टोबैको, कॉटन, शुगर, ये कच्चा माल लेकर फिर वो लोग कहाँ जाते थे, आपका जाकर यूरोप आ जाते थे। फिर यूरोप से टेक्सटाइल, फ्रीज गुड बनाकर अफ्रीका आते थे। फिर अफ्रीका से गुलाम लेकर अमेरिका जाते थे। फिर अमेरिका से कच्चा माल लेकर यूरोप आते थे। तो ये देख रही है एक ट्रायंगल बन रहा है। यूरोप से अमेरिका में आए, फिनिश गुड लेकर, वहां से गुलाम लोग को फिनिश गुड बेचे अफ्रीका में, मतलब दिए, उसका बदले गुलाम लिए, गुलाम लोग को प्लांटर्स लोग को बेच दिए अमेरिका में लाकर। फिर अमेरिका से जो प्लांटर्स लोग को बेचे उसका बदले उन लोग ने क्या लिया, शुगर, टोबैको, कॉटन, कच्चा माल लेकर फिर यूरोप में चले गए। ठीक है, ये ऐसा ये ट्रेड होता है, इसे अटलांटिक स्लेव ट्रेड या ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो यूरोप से भी ज्यादा अमीर थे, फिर कुछ अफ्रीकन जो आपका जाकर किंगडम है उन लोगों ने रेजिस्टेंस भी दिया। लेकिन पहले मैं आपको ये पूरा अटलांटिक स्लेव ट्रेड खत्म कर देता हूँ, बता देता हूँ इसका पूरा कहानी। तो ये खत्म कब से हुआ, तो देखिए जब जब ह्यूमन राइट्स का बात उठने लगा यूरोप में भी रूल ऑफ लॉ का जब बात होना शुरू हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने लगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले ब्रिटेन में आया, उसके बाद यूरोप में फैला, तो सबसे पहले स्लेवरी खत्म ब्रिटेन में ही हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जब ह्यूमन बीइंग का जरूरत कम पड़ने लगा, लोगों ने क्या किया, गुलाम लोगों को आजाद करना शुरू कर दिया। 18-19 सेंचुरी में पब्लिक ओपिनियन यूरोप में ये शुरू हुआ कि अब हम लोग को ये ट्रेड बंद कर देना चाहिए और एक कानून लाना चाहिए कि ये स्लेव ट्रेड पूरा तरीका से खत्म हो जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिटेन, जिसने इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले स्टेप उठाया और 1807 में एक लॉ पास किया, एबोलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड एक्ट, जिसमें इस एक्ट में बैन कर दिया गया कि ब्रिटिश लोग कोई भी तरह का स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कोई भी ब्रिटेन का नागरिक अगर स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व होता है उसे सजा दिया जाएगा। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, पूरा तरीका से स्लेव ट्रेड का जो बिजनेस था उससे अपने आप को ड्रॉबैक कर लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया और बोल दिया ब्रिटिश लोग के लिए बैंड है स्लेव ट्रेड, किसी भी तरह का स्लेव ट्रेड। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट ने भी इसे फॉलो किया। फिर 1808 में यूनाइटेड स्टेट ने भी कानून लाया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में स्लेवरी पे बैंड नहीं लगाया। यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ ये बैंड लगाया गया 1808 में कि आप बाहर से, यानी कि अफ्रीका से या कहीं और से गुलाम अमेरिका में नहीं ला सकते, लेकिन अमेरिका के अंदर आप गुलाम रख सकते हैं। बाद में आपको जाकर अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, तब जाकर ये खत्म हुआ। लेकिन ये बैन के बावजूद भी इलीगल स्लेव ट्रेड हमेशा से चलते रहा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। मिड 19th सेंचुरी आते आते तब जाकर इसका बहुत हद तक खात्मा देखने को मिलता है। उससे पहले कानून आने का बावजूद भी ये स्लेव ट्रेड जोरों शोरों से चलता था इलीगली। अटलांटिक स्लेव ट्रेड का नतीजा क्या निकला, सबसे पहले बुरा नतीजा अफ्रीकन लोगों के ऊपर पड़ा कि उन लोगों का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस तरीके से बाकी दुनिया, खासकर यूरोपियन लोगों का हुआ। उन लोगों का डेमोग्राफिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का सोसाइटी, उन लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर पूरा तरीका से तबाह हो गया। फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, जो अफ्रीकन लोग थे इन लोग अंडर डेवलप्ड रह गए और यूरोपियन लोग अमीर बन गए। और कल्चरल इफेक्ट भी देखने को मिला, जो स्लेव ट्रेड से क्या हुआ, जो कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज था वो अफ्रीकन लोगों का कस्टम, लैंग्वेज, बिलीफ सब तरीका से खत्म कर दिया गया। उन लोगों का पूरा तरीका से, उन लोग कल्चर, लैंग्वेज, उन लोग का जो रीति रिवाज सब खत्म हो गया और उन लोग बदल गए पूरा तरीका से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से ये स्लेव ट्रेड ने क्या कर दिया, यूरोपियन लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हम लोग अफ्रीकन लोगों से ज्यादा पावरफुल है, हम लोग अफ्रीकन लोगों से देखने में सबसे ज्यादा सुंदर है, तो हम लोग के ऊपर जिसको रेशियल सुपीरियरिटी, जो हिटलर कहता था कि आर्यन रेस सबसे ऊपर है, व्हाइट ब्लॉन्ड हेयर, तो उसी तरीका से यूरोपियन लोगों के अंदर भी ये कंसेप्ट आ गया कि हम लोग तो ब्लैक लोग से ज्यादा सुपीरियर है। जो आज भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका, यूरोप में देखने में, खासकर अमेरिका में ये देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत लोग आज भी ऑर्थोडॉक्स यूरोपियन है जो मानते हैं कि स्लेवरी खत्म होना नहीं चाहिए, स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका में आज भी ब्लैक और व्हाइट का लड़ाई चलते रहता है। और ग्लोबल इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये ट्रेड से क्या हुआ, एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम उभर कर सामने आया पूरा सोसाइटी के सामने। तो जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि अफ्रीका सच में गरीब कंट्री था या उसे गरीब बना दिया गया। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा अमीर था आपका जाकर अफ्रीका। जब यूरोप में खाने को खाना नहीं होता था, लोगों के पास मकान नहीं होता था, तब अफ्रीका एक लेवाइस और सुपर पावर था। देखिए माना जाता है कि 1500 से पहले अफ्रीका का जो इकोनॉमी था और सोशल डेवलपमेंट
मेन था, मतलब रीति रिवाज, कल्चर, जिसको बोला था तहजीब, कल्चर, आपका जाकर इतनी सिटी, ये सब चीज में सबसे ज्यादा अफ्रीकन लोग आगे थे यूरोपियन लोग से। जहाँ पर यूरोपियन लोग का कोई भी न खाने को खाना कैसा जाता उसका तरीका पता था, कोई तरीका मैनर्स नहीं जानते थे, लेकिन अफ्रीकन लोग के पास एक मैनर्स और एक कल्चर और सिविलाइजेशन था 1500 से पहले। और अफ्रीकन का जो बहुत सारे एम्पायर, जैसे कि वेस्टर्न अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीका का एम्पायर, घाना, माली, सोनगनी, यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद पे सोना हुआ करता था। तो इतना सोना था कि यूरोपियन लोग ने कभी भी इतना सोना नहीं देखा, और यही सोना का लालच ने यूरोपियन लोग को अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट किया। फिर बाद में जब उन लोग आए तो उन लोग को क्या हुआ, सोना का साथ साथ गुलाम भी उन लोग को मिल गया। देखिए, वेस्टर्न अफ्रीका का एक एम्पायर है माली, बहुत बड़ा उस टाइम हुआ करता था। वो वेस्टर्न यूरोप से बहुत ज्यादा बड़ा था और माना जाता है वो दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल स्टेट था उस दौर में। 14th सेंचुरी में एक माली का राजा गुजरा है आपका जाकर, जिसका नाम है मानसन मूसा। मानसन मूसा एक राजा गुजरा है आपका जाकर माली का, बहुत फेमस राजा है। वो जब हज करने के लिए जा रहे थे, ठीक है, वो एक राजा थे तो उसको हज करने के लिए जाता है, उनके पास माना जाता है 800 ऊँट और सब में सोना लदा हुआ था, अब बहुत ज्यादा सोना था। 1324 में जब वो कैरो में रुके, यानी कि इजिप्ट में रुके, तो उन्होंने इतना सोना गरीबों में बांट दिया कि इजिप्ट में सोना का जो वैल्यू वो घट गया। मतलब अब गरीब से गरीब लोगों के पास सोना था, सोना का जो वैल्यू था, डिमांड था, घट गया। क्योंकि आपको पता ही है, जो भी चीज का मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगा वो चीज का डिमांड कम हो जाएगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। तो इतना सोना बांटा उस राजा ने कि इजिप्ट में क्या हो गया, सोना का जो डिमांड था वो एकदम गिर गया, नीचे गिर गया, और 12 साल लग गया वो सोना का दाम को रिकवर करने में। मतलब उसने इतना सोना बांट दिया वहाँ के लोगों को, 12 साल लग गया सोना को वापस से अपने स्टेट में आने, मतलब 12 साल तक सोना का दाम नीचे गिरा रहा। ऐसा अमीर कंट्री हुआ करता था माली। और वो बाद में, आज देखिए माली का कोई नाम जानते हैं? नहीं जानते। फिर कुछ अफ्रीकन लोगों ने जिन्होंने क्या किया, आपको जगह रेजिस्टेंस किया, उन लोगों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत अफ्रीकन लोग थे जो समझ गए थे कि जो यूरोपियन है वो हमारा इस्तेमाल कर रहे, गलत इस्तेमाल कर रहे। तो 1526 में एक राजा है जिसका नाम है किंग अफोंसो ऑफ कोंगो। उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, किसका था? पुर्तगाल लोग के साथ। लेकिन जब लोगों ने राजा को बोला कि ये जो पुर्तगाल है ये हमारे लोगों को किडनैप करके गुलाम बना के लेकर जा रहे, तो ये राजा ने भी क्या किया, पुर्तगाल लोगों के सामने आपका जाकर ये बात को रखा और उन लोग से रिलेशन खराब कर लिया। फिर एक अफ्रीकन लीडर को जैसे के नाम है डोना बेट्रिस किम्पा वीटा कोंगो में, जिससे अब्दुल कादिर, इन लोग नॉर्दर्न सेनेगल के थे। इन लोग ने भी यूरोपियन लोगों को आपका जाकर रेजिस्ट किया और अफ्रीकन लोगों को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया कि अफ्रीकन लोगों को भी अब ट्रेड नहीं करेगा। तो आज हमने जान लिया अफ्रीकन स्लेव ट्रेड के बारे में, अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में, और कंडीशन देखा कि किस तरीका से अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उन लोगों का क्या बुरा हाल था। और आपका जाकर इसी स्लेव ट्रेड में ही मैं कुछ थोड़ा बता देता हूँ। मैं इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, स्लेव ब्रीडिंग के ऊपर, कि औरतों को एक बच्चा पैदा करने का मशीन, जब अमेरिका में, जब यही जो मैंने अभी एक्ट बताया 1808 का, जब अमेरिका में जब बैन लगा दिया गया कि आप फॉरेन से स्लेव नहीं ला सकते हैं, तो अमेरिकन लोग ने क्या किया, खासकर सदर्न स्टेट के लोगों ने क्या कर दिया, जो महिला थी उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने को बोलने लगे। ठीक है, अफ्रीकन लोग से ब्रीदिंग करवाने लगे। जो हट्टा कट्टा लोग, जो मर्द होता था, उससे समझ लिया कि दूसरे औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और उससे बच्चा होता था और बच्चा को मार्केट में बेचा जाता था, माँ और बच्चा दोनों को। सोचिए कि बच्चा को इसीलिए पैदा किया है ताकि उसे मार्केट में बेचा जाए, क्योंकि अब तो इम्पोर्ट पे बैन लग चुका है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी कोई दिन एक टॉपिक लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि स्लेव ब्रीदिंग क्या होता था और किस तरीके से जो स्लेव ब्रीदिंग करने वाला मर्द था उसे बेनिफिट पहुंचाता था ये यूरोपियन लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।